दोस्तों नमस्कार। देशवाल इंस्टीट्यूट और मॉनिटर इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ज्योमेट्री वाले चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं। ज्योमेट्री का जो चैप्टर है हमारा, रेखागणित जिसको कहते हैं हम, वो हर कंपटीशन के अंदर लगभग लगभग आ रहा है आजकल। अभी जो रीट का एग्ज़ाम दे रखा है आपके लिए टीचर्स वाला, उसके अंदर भी आपको काफ़ी क्वेश्चन उसमें मिलते हैं। उसके अलावा रेलवे के अंदर भी आते हैं, एसएससी के अंदर भी आते हैं, यानी हर एग्ज़ाम के अंदर इसमें सवाल आते हैं। तो आज हम एक बेसिक क्लास लेने वाले हैं जो सभी बच्चों के लिए काम आएगी और उसका आप भरपूर फ़ायदा लेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि रेखागणित के अंदर किस किस टाइप के सवाल आते हैं। रेखागणित का मतलब क्या है? जैसा कि शब्द से क्लियर हो, रेखागणित यानी एक रेखा से चालू जाता है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे रेखा। अब रेखा कई प्रकार की होती है हमारी। रेखा सीधी भी होती है, वक्र रेखा भी होती है, टेढ़ी मेढ़ी भी होती है, जो वक्र रेखा कहलाती हैं, गोल होती हैं। लेकिन हमारे काम की है केवल सरल रेखा। अगर सीधी रेखा होती है तो वो कैसे बनती है कि हम अनंत बिंदुओं को अगर एक सीध में मिला देते हैं तो वो कहलाती है हमारी स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट डालते हैं सरल रेखा। सरल रेखा जैसे मान लीजिए आपने अनंत बिंदुओं को जैसे एक सीध में मिला दिया ऐसे। अब इसमें ढेर सारे बिंदु हैं, तो ये कह सकते हैं कि अनंत बिंदुओं को एक सीध में मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर एक तीर लगा देता हूँ ऐसे, और इसमें एक यहाँ इंडिकेट कर दिया हमने, भाई जैसे ए बिंदु है और इसको तीर से इंडिकेट कर दिया। जब तीर से इंडिकेट करते हैं तो ये कहलाती है किरण, इसको कहते हैं रेज। तो ये किरण कहलाएगी यहाँ पर। तो ये किरण का काम हो गया इसमें। अगर मैं इसके अंदर सपोज करो दो बिंदु फिक्स कर देता हूँ, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये कहलाएगा रेखाखंड। रेखाखंड ये सेगमेंट हो जाएगा, फिर लाइन सेगमेंट कहेंगे इसको। यानी रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदुओं के बीच में जो दूरी दिख रही है आपको, ए बिंदु फिक्स कर दिया, बी बिंदु फिक्स कर दिया, तो ए से बी तक की बीच की जो लाइन हमारे पास में कहलाता है रेखाखंड की लंबाई। ठीक है ना। इसके बाद में इसमें आते हैं हमारे एंगल, कोण। कोण क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक ही बिंदु से दो आपने लाइन खींची ऐसे, अगर दो किरणें एक बिंदु पर आके मिलती तो वो कोण का निर्माण करती हैं। ये एंगल बन गए यहाँ पर। यानी दो किरणें जब एक बिंदु पर आके मिलती है तो क्या बनता है? कोण बनता है। तो ये एंगल कहलाएगा। लेकिन एंगल भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक कोण, एक होता है ऋणात्मक कोण। पॉजिटिव एंगल और ऋणात्मक यानी नेगेटिव एंगल। उसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कोई कोण बनाते हैं हम, और कोण आपने इसको ऐसे बनाया एंटी क्लॉकवाइज, तो ये कहलाता है पॉजिटिव एंगल। और यदि आपने इसको नीचे बनाया ऐसे क्लॉकवाइज, तो ये कहलाता है हमारा ऋणात्मक एंगल। यानी ये कहलाता है धनात्मक कोण, ये कहलाता है ऋणात्मक कोण। तो धनात्मक कोण कब बनाएंगे? जब हम एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में लेंगे, घड़ी की उल्टी दिशा में लेंगे, तो कहलाएगा हमारे पास धनात्मक कोण, ये कहलाएगा ऋणात्मक कोण। अब ये कोणों के प्रकार इसके अंदर आते हैं, वे कितने प्रकार के कोण इसमें हमारे काम के वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है ना। ये विशेष काम की चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि धनात्मक कोण कैसे बनाते हैं, ऋणात्मक कोण कैसे बनाते हैं, रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, किरण क्या होती है, सरल रेखा क्या होती है। तो ये सभी पॉइंट आपके दिमाग में बेसिक ढंग से क्लियर होने चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम कोणों के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ एंगल। कोण हमारे कई प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले न्यून कोण लेते हैं हम। न्यून कोण, न्यून कोण क्या होता है साहब? इसको कहते हैं हम एक्यूट एंगल। अगर कोई भी कोण हमारे पास में ऐसा हो जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से कम हो, यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, क्या कहलाएगा? न्यून कोण कहलाएगा। यानी इसकी यदि थीटा कहते हैं इसको हम, तो यदि कहते हैं हम कि थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से कम हो, तो ये कहलाएगा न्यून कोण। और न्यून कोण को ऐसे बना सकते हैं, अगर मैं सीधा ऐसे लेता तो ये समकोण बन जाता। तो यदि किसी कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? कम हो, तो वो कहलाएगा हमारा न्यून कोण, एक्यूट एंगल। लेकिन यदि हम कहते हैं समकोण, समकोण
ये कहलाता है राइट एंगल। तो राइट एंगल कब कहलाएगा? यदि हमने इस कोण का मान 90 डिग्री कर दिया, सपोज करो कि हमने इसके अंदर ये कोण थीटा बराबर 90 डिग्री कर दिया, तो ये कहलाएगा हमारा कौन सा कोण? समकोण। जब किसी कोण का मान 90 डिग्री हो समकोण बनेगा, लेकिन अगर समकोण से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 से कम हो, वो कहलाता है अधिक कोण। तो इसके बाद में बात करते हैं अधिक कोण की हम। अधिक कोण, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, इसका मतलब है कि यदि हम कोण को 90 से ज़्यादा ले लें लेकिन 180 से कम ले लें, तो उसका चित्र ऐसे बना सकते हैं। देखो हम, ये जो कोण है हमारे पास, ये आपका 90 से बड़ा है लेकिन 180 से क्या है? छोटा है। तो इसको कहते हैं हम अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। तो न्यून कोण हो गया 90 डिग्री से कम, समकोण हो गया 90 डिग्री के बराबर, अधिक कोण हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 से कम। इसके बाद बात करते हैं हम सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल भी कह सकते हैं, इसको रिज्यू कोण भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि जब किसी कोण का मान 180 डिग्री हो तो ये कहलाता है सरल कोण या रिज्यू कोण। यानी थीटा की वैल्यू यहां पर कितनी है? 180 डिग्री है, तो ये सरल कोण कहलाएगा। इसके बाद में लेता हूं मैं बृहद कोण, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। इसका मतलब है कि यदि किसी कोण का मान हम कैसे लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ऐसे दो लाइन है और ये जो कोण आ रहा है हमारे पास, देखो ध्यान से, ये 180 से बड़ा आ रहा है लेकिन 360 से कम आ रहा है। तो जब किसी कोण का मान 180 डिग्री से ज़्यादा होता है लेकिन 360 डिग्री से क्या होता है? कम होता है, तो वो कहलाता है बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमारा बृहद कोण हो गया। और एक और लेना है हमको, पूर्ण कोण। पूर्ण कोण क्या होता है? इसको बोलते हैं हम कंप्लीट एंगल। पूर्ण कोण कहलाएगा यदि किसी कोण का मान 360 डिग्री हो। 360 डिग्री कैसे बनेगा बताओ? ऐसे बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा पूरा। तो ये जो कोण बना हमारे पास में कितना बन गया? 360 डिग्री। तो ये कहलाएगा पूर्ण कोण। ये तो गए कोणों के मेन प्रकार। अब इसके बाद में कुछ और इनके आपस में कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपसे पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो पूरक कोण लिखें। अब पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, दोनों कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, तो वो कहलाएंगे आपके पूरक कोण। इसका मतलब है कि जैसे मान लो हमारे पास में ये 90 डिग्री है, इसके दो पार्ट कर दिए मैंने, ये θ1 ये θ2। तो θ1 प्लस θ2 अगर हमारे पास में 90 डिग्री आए तो ये दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसका मतलब दोनों कोण आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो पूरक कोण कहलाते हैं। अब सवाल पूछ सकता है हमसे, सवाल पूछ सकता है बताओ 75 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? अब 75 डिग्री का पूरक कोण पूछा है तो इसका मतलब 90 में से क्या माइनस करेंगे? 75 माइनस कर देंगे हम। जब 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा?
15 आ जाएगा, तो 15 डिग्री उसका पूरक कोण कहलाएगा, ठीक है ना। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो आपस में पूरक कोण होते हैं। एक कोण उसने दे दिया आपको, तो दूसरा कोण 90 में से माइनस करके निकाल सकते हैं हम। अगर ये 85 डिग्री बोलता है तो 5 डिग्री आ जाएगा, 70 बोलता है तो 20 आ जाएगा। तो ध्यान रखें आप कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, पूरक कोण होते हैं। यदि मैं कहता हूं संपूरक कोण, संपूरक कोण ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब है कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, अगर दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा है तब तो पूरक कोण कहलाते हैं, लेकिन जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो क्या कहलाते हैं, वो संपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण आपस में संपूरक होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब जैसे हमारे पास में अभी मैं बताया था कि भाई ये सपोज करो कि 180 डिग्री है और इसके दो पार्ट कर दिए मैंने यहाँ पर, ये θ1 कर दिया, θ2 कर दिया, तो θ1 प्लस θ2 बराबर क्या आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये कहलाएगा हमारे पास संपूरक कोण। तो कोई भी एक कोण देकर के दूसरा कोण पूछ सकता है हमसे, वो भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। इसके बाद में जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपसे ऐसे दो लाइन खींची मैंने स्ट्रेट, अगर दो सरल रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो ये जो अपोजिट एंगल बैठे हैं ना, ये वाला ये वाला, ये अगर x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, ये अगर y डिग्री होगा तो ये भी y डिग्री होगा। इसको बोलते हैं हम शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट। तो ये अगर x है तो ये भी x है, लेकिन ये लाइन सीधी होनी चाहिए बिल्कुल, ऐसा नहीं कि ये इधर से घुमा दें वन, इस टाइप से नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो आपने ऐसे कर दिया, एक को ऐसे कर दिया, अब ये सीधी लाइन नहीं है तो इनको नहीं कह सकते हम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर दो सरल रेखाएं एक दूसरे को आपस में किसी बिंदु पर काट रही हैं तो यहाँ पर जो अपोजिट एंगल होंगे इनके वो शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और शीर्षाभिमुख कोण आपस में एक दूसरे के समान होते हैं। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये अगर 70 है तो ये 70 हो जाएगा। एक बनता है हमारे पास में, ये तो होगा शीर्षाभिमुख, एक होता है हमारे पास में जब जेड बनता है। देखो अब जैसे मान लो जेड बना दिया हमने ऐसे, और एक हमने उल्टा जेड बना दिया ऐसे। अगर ये दोनों लाइन हमारे पास में समांतर हैं, जैसे मान लो ये ए बी है, ये सी डी है, ये ए बी है और ये सी डी है, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर, पैरेलल। समांतर का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की दूरी हर जगह समान रहती है, जैसे रेल की पटरियां होती है ना, समांतर होती हैं। तो यदि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में समान होते हैं। इसी प्रकार से ये एंगल और ये एंगल आपस में समान हो जाएगा, और इनको कहते हैं हम संपूरक कोण, सॉरी एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, एकांतर कोण कहते हैं इनको। और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं। अल्टरनेट एंगल हो गए, ये वर्टिकली अपोजिट हो गए, शीर्षाभिमुख कोण हो गए। इसका पता होना चाहिए, कहीं भी ये काम आएगा
तो ध्यान रखिए भाई, अगर ऐसा कोई हमारे पास दो समांतर रेखाएं, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। और सेम क्यों होंगे, कि दोनों कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हो तो बराबर नहीं कह सकते हम। एकांतर तो कह सकते हैं हम, लेकिन बराबर नहीं कह सकते। बराबर कब कहेंगे हम, जब दोनों लाइन आपस में कैसी होंगी, समांतर, तो बराबर कहलाएंगे। एक होता है इसमें संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। जैसे मान लो हमारे पास में ये दो लाइन है लेकिन दोनों समांतर हैं, और एक ट्रांसवर्स लाइन त्रियक रेखा है। अगर समझो ये ए बी है, ये सी डी है, ये हमारे पास में एल एम है, तो अब आप देखो एक कोण तो यहाँ बन रहा है, एक कोण यहाँ बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, और एक कोण ये बन रहा है। इसको 5 कह दें, इसको 6 कह दें, इसको 7 कह दें, इसको 8 कह दें, तो हमारे पास में देखो 1 2 3 4 ऊपर हैं और 4 ही नीचे हैं, 8 एंगल टोटल बन रहे हैं इसमें। तो यदि ये दोनों लाइन समांतर हैं, पैरेलल हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये देखो 1 और 5, जो एंगल 1 है हमारे पास वही एंगल 5 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये आपस में कहलाते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों समांतर हैं, तो ये आपको सेम देखेंगे यहाँ पर, संगत कोण। अब बताओ और संगत क्या हो सकता है, 2 के संगत 6 है, ये भी सेम हो जाएंगे। अगर ये लाइन समांतर नहीं हुई तो कोण तो संगत कहलाएंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 3 के साथ में क्या ले सकते हैं बताओ, 7 ले सकते हैं। 4 के साथ में क्या ले सकते हैं हम, 8 ले सकते हैं। और 1 के साथ 5 आ गया, 2 के साथ में 6 आ गया, 3 साथ 4 आ गए, तो ये कहलाएंगे हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। अब आप देखो इसके अंदर शीर्ष अभिमुख कोण कौन से, 1 और 3, ये लाइन सीधी है, ये लाइन सीधी है, तो ये दोनों एंगल सेम है, ये भी दोनों सेम है। 5 और 7 भी सेम है, 6 और 8 भी सेम है, तो ये आपके पास में कौन से हो गए, शीर्ष अभिमुख कोण हो गए। इसके अलावा यदि मैं कहता हूँ आपसे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, तो जेड बना के देखो आप, देखो जेड बन रहा है, देखो ये तो जेड ये बन गया, तो 3 बराबर 5 कह सकते हैं हम। इधर से उल्टा जेड देखो, ये 4 बराबर 6 कह सकते हैं हम। तो ये कहलाते हैं हमारे एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। तो 3-4 प्रकार के आपने एंगल देखे इसमें, इन सबको हम निकाल सकते हैं। बेसिक आपको दिमाग में आ गया होगा, जब फिगर आते हैं हमारे पास में तो उन फिगरों के साथ में क्वेश्चंस करेंगे हम, तो उसमें सब काम आएंगे आपके, ठीक है ना। अब यदि मैं कहता हूँ उससे 1 और 2 मिलके क्या होंगे, तो 1 और 2 मिलके 180 होंगे, जो सीधी लाइन है हमारे पास, और ये दोनों कोण मिलकर के 180 डिग्री कोण बनाएंगे, तो 180 डिग्री कोण को क्या कह सकते हैं हम, सरल कोण भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से 1 और 4 भी 180 होंगे, ठीक है ना। इन दोनों को पूरक भी कह सकते हैं हम, संपूरक भी कह सकते हैं। पूरक में 90 होता है, संपूरक में 180 होता है। तो ये आगे हमारे पास में कोणों के प्रकार। इसके बाद बात करते हैं हम, जैसे मान लीजिए कोई बहुभुज है, बहुभुज, पॉलीगॉन। अब बहुभुज क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं जो, अब जैसे मान लो ट्रायंगल बनाया मैंने आपको, तो ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति हो गई ना। अगर मैं 2 ही भुजा बनाता तो आकृति नहीं घिरती, तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति, एनक्लोज्ड फिगर, बहुभुज कहलाएगा हमारा, ठीक है ना। जब बहुभुज कहलाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके पास ये बाहर का कोण कहलाएगा, फिर ये अंदर कोण कहलाएगा। इसी प्रकार से ये बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल, इसी प्रकार से ये बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल कहलाएगा। अब आप ध्यान से देखो कि ये जरूरी त्रिभुज ही बनाए हम, तो ध्यान ही रखना है बहुभुज क्या होते हैं, 3 या 3 से अधिक भुजाओं से बंद आकृति बहुभुज कहलाएगी। और उस बहुभुज के अंदर आप देखिए, इसको मैंने त्रिभुज बनाया है, तो त्रिभुज ही बहुभुज ही है हमारे पास। तो त्रिभुज के अंदर जब लाइन आगे बढ़ा दी मैंने, तो ये कहलाएगा अंतः कोण, ये कहलाएगा बाह्य कोण, ये कहलाएगा इंटीरियर एंगल, ये कहलाएगा एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर यानी अंतः कोण और बाह्य कोण मिलकर, इसको बहिष्कोण भी कह सकते हैं हम। तो अंदर का और बाहर का मिलकर कितना हो जाएगा, सीधी लाइन है, 180 हो जाएगा। यदि हमारे पास में यहाँ पर ये 50 है तो 130 आ जाएगा ये, इसका मतलब पूरा कितना हो गया, ये 180 हो गया। सपोज करो कि यहाँ पर ये 30 है, तो ये बताओ कितना आएगा, 150 आ जाएगा।
सपोज करो कि ये हमारे पास 100 है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है बताओ, 180 होता है ना। तो 180 बैठता है, तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर उसी हिसाब से ले लेता हूँ। जैसे मान लो 70 है, ये 50 है और ये समझ लो 60 है, ऐसे ले लिया मैंने। 70, 50, 120 और 60 कितने हुए, 180 हो गए ना। अब मुझे बताओ कि यदि 50 है तो बाहर वाला 130 आएगा, ये 60 है तो ये 120 आएगा, और ये 70 है तो ये कितना है, 110 आएगा। यदि आप इन तीनों बाहर वालों को जोड़ें, यानी 120 में 130 और 110 को जोड़ दें आप, तो देखो कितना बैठ रहा है, 360 बैठ रहा है, 360। अंदर का 180 बैठ रहा है, बाहर का 360 बैठ रहा है। अब यदि मैं चतुर्भुज बनाता हूं, देखो अब मैंने एक चतुर्भुज बना दिया, चलो वर्ग बना दिया मैंने, तो वर्ग भी एक चतुर्भुज कहलाता है। अब ये पता है आपको, ये 90 है तो बाहर भी 90 ही होगा, और ये 90 तो बाहर भी 90 ही हो गया, और इसी प्रकार से ये 90 है तो बाहर भी 90 हो गया। इस पर ध्यान दो आप, इसके अंदर के कोणों का योग 180 था, इसके अंदर कोणों का योग 360 है, इसके बाहर के कोणों का योग 360 था, और इसके बाहर के कोणों का योग भी 360 ही आ रहा है। इसका मतलब यह कि बाहर के कोणों का योग तो 360 ही आ रहा है, ये फिक्स हो गया। तो अब आपको बिल्कुल याद रखना है चीज़ को कि कितनी भुजाओं वाला बहुभुज हो, यदि आपके पास बाहर वाले कोणों का योग पूछ रहा है वो कि बताइए किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो सीधा आंसर है 360 डिग्री होता है। अब 360 डिग्री को क्या कह सकते हैं हम, 360 डिग्री को हम 4 समकोण भी कह सकते हैं। भाई एक समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 4 समकोण का मतलब 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग फिक्स है एकदम, कितना डिग्री होता है, 360, चाहे उसमें कितनी भुजाएं हों, अंदर का फिक्स नहीं है। तो अंदर का हम नोट कर लेते हैं, अंदर क्या होता है, किसी बहुभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है ना, अंतः कोणों का योग ये होता है 2n - 4 × 90 डिग्री, 2n - 4 × 90 डिग्री होता है। अब n क्या है यहाँ पर, n यहाँ पर भुजाओं की संख्या है। अब आप देखो चेक करते हैं इसको हम, यदि ये त्रिभुज होता तो 3 रखते, 3 दूनी 6 में से 4 घटाते 2 आता, 2 को 90 से गुना करते 180 आ गया। यदि यहाँ पर ये 4 होता, 4 दूनी 8 में 4 घटाते, 4 से 90 करते 360 आ गया। तो ये सबके लिए सूत्र बन गया। अब अगर किसी बहुभुज के अंदर समझो 5 भुजाएं और वो पूछता है हमसे अंतः कोणों का योग बताओ, तो सीधा यहाँ पर 5 रखना है, 5 दूनी 10 में से आपको 4 घटाना है, 6 × 90 करना है, और सीधा हमारे पास 540 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5 भुजाओं वाला हमारा पंचभुज होगा। तो पंचभुज के अंतः कोणों का योग मिल जाएगा हमको यहाँ से। बाह्य तो फिक्स है सबके, बाह्य कोणों तो 360 होता है, लेकिन अंतः कोणों योग पूछ रहा है हमसे वो, तो क्या कहेंगे इसको हम, 2n - 4 × 90 डिग्री कहेंगे। और 90 डिग्री की जगह पर हमको यहाँ पर समकोण भी लिखवा सकता है। अगर 90 लिख रहे हैं तो संख्यात्मक लिख रहे हैं, और यहाँ पर हिंदी में लिखा सकता है समकोण या राइट एंगल, तो इसका मतलब है उसका मतलब भी वही रहेगा। तो दो चीज़ हमको बिल्कुल याद करनी है कि किसी भी बहुभुज के अंदर अंतः कोणों का योग 2n - 4 × 90 और बाह्य कोणों का योग फिक्स है कितना, 360। कोई डाउट यहाँ तक, चलिए सपोज करो कि एक होता है देखो सम बहुभुज, सम बहुभुज, सम का मतलब होता है समान, बहुभुज का मतलब 3 या 3 से अधिक भुजाएं। इसका मतलब कि यदि हमारे पास में सारी भुजाएं समान हो, जैसे मान लो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब होता है सारी भुजाएं समान हो गई ना। तो किसी भी सम बहुभुज का अगर बाह्य कोण निकालना है तुमको, तो किसी भी सम बहुभुज का जो बाह्य कोण होता है वो हम सीधा निकाल सकते हैं, 360 को आप भुजाओं की संख्या से भाग दे दो। अब आप देखो ध्यान से, ये त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। क्यों होता है भाई, सारी भुजाएं समान तो सारे कोण भी समान। अब यदि 60 अंदर वाला है तो देखो बाहर वाला कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, 120 आ रहा है। अब आप सूत्र से देखो,
यदि यहाँ पर आप 3 रखोगे तो 3 का भाग इसमें देंगे हम, तो बाहर का कोण 120 ही तो आ रहा है, तो ये जरूरी त्रिभुज का ही निकालें हम। यदि पंचभुज का बाहर का कोण निकालते हम तो 5 का भाग देते, षटभुज का बाहर का कोण निकालते हम तो 6 का भाग देते। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 360 को n से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब भुजाओं से डिवाइड कर रहे हैं, तो बाहर का कोण आ रहा है। यदि मैं यहाँ से भुजाओं की संख्या निकालता हूँ n, तो ये 360 बटे क्या आ जाएगा, बाह्य कोण आ जाएगा। ठीक है ना, 360 को अगर बाह्य कोण से डिवाइड करेंगे हम तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी। अब समझ लो उसने बाह्य कोण नहीं दिया हमें, हमको अंत्य कोण दे दिया उसने, तो अंत्य कोण दे दिया तो 180 में से उसको घटा के बाहर का निकाल सकते हैं। यदि किसी बहुभुज का अंत्य कोण सपोज करो 60 डिग्री है, बताओ उसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, तो 60 से पहले बाहर का निकाल लो, 180 में से घटा कर फिर उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर 120 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ठीक है ना, और यदि आप इसको 90 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो मेन चीज है कि वो कोण देगा हमें, लेकिन बाहर का कोण दे रखा है तो डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं, और अंदर का दे रखा है तो 180 में से घटा करके बाहर का कोण निकालो फिर उसको डिवाइड करो। तो आपके पास में यहाँ से 2 आंसर मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है हमको भुजाओं की संख्या का और एक मिल रहा है यहाँ पर कोण का। ठीक है ना, और एक पूछता है हमसे विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या क्या होता है, n इंटू एन माइनस 3/2, ये विकर्णों की संख्या का सूत्र है। किसी भी बहुभुज के, बहुभुज का मतलब n भुजा वाला कोई बहुभुज है, उसमें यदि विकर्णों की संख्या निकाल रहे हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, तो हमारे पास में इस सूत्र से निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास में त्रिभुज है, अब मैं पूछूं त्रिभुज में कितने विकर्ण खींच सकते हैं, तो पहली बात तो विकर्ण होता क्या है, डायगोनल होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास त्रिभुज है, तो इस कोने से यानी 2 शीर्षों को मिलाने वाली रेखा अंदर से अंदर, जैसे मान लो चतुर्भुज था ये शीर्ष और ये शीर्ष तो अंदर से अंदर मिलाएंगे तो ये विकर्ण कहलाएगा। अब इसमें विकर्ण बनेगा ही नहीं, ये सी रेखा सब बाहर की है, इसका मतलब है कि त्रिभुज में विकर्ण नहीं खींच सकते हम। आप चेक करके देखो यहाँ से, यदि n का मान 3 रखेंगे तो 3 में 3 जाएगा, और 3 में 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब आंसर आएगा नहीं इसका। लेकिन 4 रख दिया हमने, तो आप जानते हैं भाई किसी वर्ग के अंदर, आयत के अंदर, चतुर्भुज के अंदर 2 विकर्ण खींच सकते हैं हम, और यहाँ से 2 ही आने वाला है। देखो यहाँ पर तो 4 रखोगे तो 4 इंटू 4 माइनस 3 और बटे 2, तो 4 एकम 4 में 2 का भाग दें 2 ही तो आ रहा है देखो आप। लेकिन मैं पूछता हूँ पंचभुज में कितने खींच सकते हैं आप, तो पंचभुज के अंदर आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से आप इसको पंचभुज का निकालो, षटभुज का निकालो, किसी का निकाल सकते हैं आप। तो ये n इंटू एन माइनस 3 बटे 2 सूत्र हमारे पास में, इसमें n की वैल्यू पुट करनी है, पंचभुज में n का मान 5 रख देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो आज हमने थोड़ी सी बेसिक बात की है, बहुत सिंपल बात थी इसलिए हमने जल्दी भी किया है इसको। अब इसके ऊपर सवाल करने वाले हैं हम, और सवाल जब करेंगे तो ये सब पुनः काम आएंगे हमारे। तो क्वेश्चनों की शीट हम आपको कल कराएंगे इसकी अगले सेशन के अंदर। आज थोड़ी सी बेसिक बात आपको समझ में आई होगी, सभी एग्जामों के अंदर काम आने वाली चीज़ थी ये। तो आज का संबंध यही करते हैं हम, ओके।